प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हमारी कक्षा में हम भाषा के विविध रूप विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपकी पिछली कक्षाओं में भी आपको भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, लक्षण, विशेषताएं आदि हमने उनका अध्ययन किया है पिछली कक्षाओं में। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाषा से तात्पर्य, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा से तात्पर्य ध्वनि संकेतों से लिया जाता है। यहाँ पर भाषा का तात्पर्य ऐसे ध्वनि संकेतों से लिया जाता है जिनका कि अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। यहाँ पर सांकेतिक भाषा या कहें कि हम जो है मूक भाषा जो है, सांकेतिक भाषा या इंगितों की भाषा है, या जो हमारी परस्पर जो प्रतीकों की भाषा है, उसका अध्ययन यहाँ भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम नहीं करते हैं। भाषा विज्ञान में हम केवल उन्हीं यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था को भाषा मानते हैं जिनका उच्चारण मनुष्य अपने उच्चारण अवयवों के द्वारा करता है और जिनका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता हो। अब हम बात करते हैं भाषा के विविध रूपों की। तो भाषा के जो विविध रूपों की हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों, भाषा का जो वर्गीकरण है, या कहें कि भाषा को विविध आधारों पर, विभिन्न आधारों पर विभक्त किया जा सकता है। जैसे इतिहास के आधार पर, भूगोल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, साधुता या असाधुता के आधार पर, प्रचलन के आधार पर और निर्मिति के आधार पर। भाषा के जो विविध रूप हैं उनमें जो हम जिन आधारों की हमने चर्चा की कि इतिहास के आधार पर भी भाषा के अलग अलग रूप हो सकते हैं, और जो है भाषा के प्रयोग के आधार पर भी विविध रूप हो सकते हैं, निर्मिति के आधार पर भी भाषा के विविध रूप हो सकते हैं। तो यहाँ हम जब भाषा की चर्चा करते हैं तो इन समस्त आधारों पर जो भाषा का वर्गीकरण किया गया है उन सब को समेटते हुए भाषा के जो विविध रूप हो सकते हैं उन पर हम यहाँ प्रस्तुत व्याख्यान में आपको चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जब भाषा के विविध रूपों की विद्यार्थियों हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो भाषा का रूप आता है वह है भाषा का मातृभाषा रूप। मातृभाषा विद्यार्थियों वो भाषा होती है जो एक माँ की भाषा होती है। माँ की भाषा, क्योंकि सबसे पहले जो शिशु जन्म लेता है तो अपनी माँ की गोद में जब वो माँ के दुलार के माध्यम से, माँ की ममता के माध्यम से जो वो जिन शब्दों को सुनता है, जो माँ उसकी जिस भाषा का प्रयोग करती है और बच्चा अपनी माँ से अनुकरण द्वारा जिस भाषा को सीखता है, वह भाषा हमारी मातृभाषा के अंतर्गत मानी जाती है। क्योंकि सबसे पहले, जैसे कि कहा जाता है कि माँ शिशु की सबसे पहली जो है गुरु होती है। तो माँ जो अपने बच्चे को दूध के साथ जो भाषा, दुलार की भाषा, ममता की भाषा जो सिखाती है वही मातृभाषा कहलाती है। भाषा का जो दूसरा प्रयोग है या दूसरा रूप है उसे हम मूल भाषा कह सकते हैं। विद्यार्थियों, मूल भाषा से यहाँ अभिप्राय उस प्रारंभिक भाषा से होता है जो किसी एक स्थान में उत्पन्न होकर कालांतर में विभिन्न स्थानों में अनेक भाषाओं के रूप में विकसित हुई हो। जैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास मूल बहुरूपी भाषा से माना जाता है, और विश्व की प्रत्येक भाषा का कोई ना कोई मूल भाषा उसकी होती है, कोई ना कोई मूल आधार होता है और वह इतिहास पर आधारित होती है। तो मूल भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिससे जो है भविष्य में जाकर बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी भाषाएं विकसित हो जाती है, लेकिन उसका जो उत्पत्ति है वो एक स्थान से या एक भाषा से होती है। जो मूल भाषा है, जो मूल उत्पन्न का जो स्रोत है वही हमारी मूल भाषा कहलाती है। जैसे कि अगर हिंदी की हम बात करें तो मूल भाषा जो है वो बहुरूपी भाषा परिवार से हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदी के साथ संस्कृत है और बहुत सारी भाषाएं जो निकल कर आई हैं, लेकिन मूल भाषा हमारी कौन सी हो गई? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में का विकास जो बहुरूपी भाषा परिवार से माना गया, तो बहुरूपी जो भाषाएं हैं वो मूल भाषाएं कहलाएंगी। आगे हम बात करते हैं भाषा की। भाषा जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी आदि भाषाएं हैं, और इस प्रकार विश्व में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन्हें सापेक्षिक दृष्टि से इसलिए भाषा कहा जाता है क्योंकि
कुछ औसत भूभाग, कुछ औसत जनसंख्या, बोलने वालों की एक श्रेणी और किसी भाषा में लिखा गया साहित्य या किसी राजनीतिक कारण से जब कोई बोली एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेती है तो वह भाषा कहलाती है। क्योंकि विद्यार्थियों, भाषा जो होती है मूलतः बोली ही होती है। एक बोली जो धीरे धीरे जब किन्हीं विशेष कारणों से एक उच्च पद प्राप्त कर लेती है, चाहे वह साहित्यिक कारण हो, चाहे वह राजनीतिक कारण हो, और एक बड़े भूभाग में जब वह बोली जाने लगती है तो बोली बोली ना रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि बोली के भाषा बनने के कारण क्या क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया कि जब एक बोली होती है तो धीरे धीरे वो कैसे भाषा का स्तर प्राप्त कर लेती है। तो विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी वह बोलचाल की बोली जो है वो धीरे धीरे भाषा का पद प्राप्त कर लेती है। भाषा के अगले रूप की अगर हम बात करते हैं तो अगला रूप आता है विभाषा। परिनिष्ठित या आदर्श भाषा के अंतर्गत अनेक विभाषाएं हो सकती हैं। भौगोलिक आधार पर एक भाषा की अनेक भाषाएं हो जाती हैं और इसी आधार पर आदर्श हिंदी भाषा की अनेक विभाषाएं दृष्टिगत होती हैं, जैसे राजस्थानी आदि। दूसरे शब्दों में प्रांतीय शासन द्वारा स्वीकृत बोली विभाषा बन जाती हैं। यह हम बात कर रहे हैं भाषा की, और फिर भाषा के बाद हम बात कर रहे हैं विभाषा। विभाषा वी प्लस भाषा, यानी कि एक ऐसी भाषा जो विशेष है, और विशेष किस कारण से है कि वो एक प्रांत विशेष द्वारा या कहे कि एक क्षेत्र विशेष में विशेष रूप से प्रचलित है या किसी प्रांतीय शासन द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो वो विभाषा का रूप धारण कर लेती है। देखिए, जैसे कि हम हिंदी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थानी एक विभाषा है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े जन समुदाय के रूप में यहाँ पर इसको प्रयुक्त किया जाता है। और साथ ही क्योंकि प्रांतीय शासन द्वारा यहाँ इसे स्वीकार किया गया है, तो इस प्रकार जो विभाषा है वो एक परिनिष्ठित या भाषा कहें या एक भाषा के अंतर्गत कई विभाषाएं हो सकती हैं। अगली हम बात करते हैं बोली। बोली विद्यार्थियों विभाषा से छोटा रूप है, क्योंकि जब हर व्यक्ति की अपनी एक बोली होती है और जब वही बोली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और इस प्रकार से एक व्यक्ति समूह द्वारा बोली जाती है, तो सामूहिक रूप से उस बोली को जो बोली जाती है उसको हम उपबोली कहते हैं। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप उपबोली है, और इसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर शासन द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं और जिनमें प्रांतीय शासन का कार्य भी प्रचलित होता है, उनका स्तर उच्च हो जाता है और वे विभाषा के स्तर की श्रेणी में आती हैं। इसके अतिरिक्त जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत रहती हैं तथा जिनमें साहित्यिक रचनाएं भी विद्यमान रहती हैं, उन भाषाओं को बोली की श्रेणी में लिया जाता है। जैसे हिंदी की बोलियों में ब्रज, अवधी, कुमायूनी, बुंदेली, भोजपुरी, ये हमारी बोलियां कहलाती हैं। अगला जो भाषा का रूप है वह है उपबोली। उपबोली या स्थानीय बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिगत बोली कहेंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। वह ध्वनि भेद के आधार पर हो सकता है, स्वर भेद के आधार पर हो सकता है। तो ऐसे करके हर व्यक्ति की अपनी एक बोली के आधार पर अलग पहचान होती है। परंतु जब व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने लगती है तो वो व्यक्ति बोली ना रहकर उपबोली बन जाती है। फिर बात आती है व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक व्यक्ति विशेष की बोली, एक व्यक्ति की भाषा व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा कही जाती है। कपिल देव द्विवेदी के मतानुसार यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहेंगे और प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। वह ध्वनि भेद के आधार पर हो सकता है, स्वर भेद के आधार पर हो सकता है, सुर भेद के आधार पर हो सकता है। क्योंकि जैसा कि विद्यार्थियों आप देखते हैं कि कई बार मान लीजिए कोई अंधेरे में भी आपको कोई व्यक्ति है और बोल रहा है, अगर आप उससे पहले से परिचित हो तो आप उसकी व्यक्ति की आवाज़ के आधार पर, उस व्यक्ति के बोलने की टोन क्या है, सुर क्या है, उस आधार पर आप
पहचान जाते हैं। कई बार आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप किसी की आवाज़ सुनते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि ये फला व्यक्ति की आवाज़ है। तो वो किस कारण से होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी बोलने की कला अलग है, हर व्यक्ति के बोलने की स्टाइल अलग है, हर व्यक्ति के बोलने का कि उसकी वोकेबलरी कहें या उसका शब्द भंडार कहें वो अलग होता है, उसकी टोन अलग होती है। अपने परिवेश, अपने परिवार से कुछ वो ग्रहण करता है, उसका प्रभाव उस पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बोली जो होती है, एक व्यक्ति विशेष की बोली होती है। अगला जो भाषा का रूप है वह है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा कहलाती है। यह परिनिष्ठित अथवा टकसाली भाषा का विशिष्ट रूप होती है और स्थानीय प्रभाव से ही मुक्त होती है। यह शिक्षितों की, साहित्यकारों की भाषा कही जा सकती है। जो शिक्षित वर्ग है, जो साहित्यकार लोग हैं, जो सहृदय जो लोग हैं, जो एक शुद्ध और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम साहित्यिक भाषा के अंतर्गत मानते हैं। और ये अलंकार, छंद और व्याकरणिक जो नियम होते हैं उनमें आबद्ध रहती है। और साहित्य का क्योंकि इसमें निर्माण होता है, साहित्य की इसमें सर्जना होती है, इसलिए भाषा जो होती है, साहित्यिक भाषा जो है, बहुत समय तक स्थिर रहती है और अपने अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखती है। तो विद्यार्थियों, भाषा के जो विविध रूप हैं उनमें से हमने कुछ प्रमुख रूपों पर आज चर्चा की। अगले भाग में हम भाषा के अन्य रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।